नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके पूरे जीवन के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले दोस्तों। पूरी ज़िंदगी ये टॉपिक आप लोगों को काम में आएगा और एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही इकोनॉमिक्स और ये एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है दोस्तों। परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज़ द रूल ऑफ यूनिवर्स। जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं, हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, परिवर्तन आते ही रहते हैं, वैसे व्यापार में भी परिवर्तन आते रहते हैं दोस्तों। जब साइकिल चलती है तो साइकिल का जो पैडल होता है, वो जो पैडल ऊपर होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो ये ऊपर वाला पैडल नीचे आता है और नीचे वाला पैडल ऊपर आता है। फिर वापस चलाते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो दोस्तों वैसे ही जो चक्र है वो चलता ही रहता है। और ऐसे ही जो हमारे जीवन का चक्र है और जो व्यापार का चक्र है वो चलता रहता है। तो ये जो व्यापार का चक्र है, इसमें किस तरह के परिवर्तन आते हैं, ट्रेड साइकिल बोलते हैं हम लोग उसको इंग्लिश में। तो ये ट्रेड साइकिल में कितने तरह के परिवर्तन आते हैं, आज हमें ये समझना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज go through phases of dynamic changes like a human life goes through changes। जैसे हमारे इंसान के जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है, वैसे व्यापार में भी परिवर्तन आता है। बेसिकली चार तरह के चेंजेस है। एक है इरेगुलर चेंजेस, ये एक्सीडेंटल चेंजेस है, आकस्मिक परिवर्तन। मतलब अचानक से कुछ हो गया और इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर हमारे और आपके व्यापार, अगर मान लो कि हम लोग ट्रेडर्स है, अगर हमारे फैक्ट्रीज है, प्रोड्यूसर है, तो अचानक से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर चेंजेस, एक्सीडेंटल चेंजेस। दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी का ही है कोरोना वायरस, इरेगुलर चेंज। दोस्तों जब भी इरेगुलर चेंज आता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है जिसके ऊपर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे कि कोरोना वायरस के समय में मास्क और सैनिटाइजर का बिजनेस, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों का बिजनेस, आयुर्वेदिक दवाइयों का बिजनेस। दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप पढ़ भी ऑनलाइन रहे हो, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनका बिजनेस जबरदस्त पड़ा, लेकिन सामने ज्यादातर बिजनेस ठप हो गए। तो ये है इरेगुलर चेंजेस जो कभी कभी आते हैं। दीज आर एक्सीडेंटल चेंजेस विच अकर्स इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक गतिविधियों में ये कभी कभी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स, फेमाइंस, स्टॉर्म्स, फायर एंड सो ऑन्स। बाढ़ है, फिर मान लो कि कोई रोग चाला है, जैसे अभी है कोरोना वायरस। फिर स्टॉर्म, तूफान है, मतलब बहुत बहुत तेज़ी से आया हुआ तूफान है। फिर फायर, मतलब आग लग जाए, बहुत बड़ी आग लग जाए, एंड सो ऑन। सो सच एक्सीडेंट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन एंड समटाइम्स इन द लॉन्ग रन। तो दोस्तों ये जब भी इरेगुलर चेंजेस आते हैं, एक्सीडेंटल चेंजेस, आकस्मिक परिवर्तन आते हैं, तो ये शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में बिजनेस को बहुत इफेक्ट करते हैं। कुछ बिजनेस को फायदा पहुंचाते पर बहुत सारे बिजनेस को नुकसान होता है इससे। दीज चेंजेस मे जनरली अकर and or have their impact in some sectors or some regions of an economy only। कई बार ये जो परिवर्तन आते हैं ना दोस्तों, अगर मान लो कि सिर्फ बाढ़ वेस्ट बंगाल में आई है, कोलकाता में आई है, तो ये सिर्फ कोलकाता को ही इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर मान लो पूरे देश में कोरोना वायरस है तो पूरे देश को इफेक्ट करेगा दोस्तों। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी ये परिवर्तन होंगे तो सबको एक साथ इफेक्ट होगा, नहीं। कई बार सिर्फ कुछ रीजन को ही होता है, कई बार कुछ बिजनेस के लिए ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ओनली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर और ओनली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। दोस्तों ये कोरोना वायरस के समय में ज़्यादातर लोग गांव चले गए और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को फायदा हुआ है। पर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, जो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, उनके लिए नुकसान है। तो दोस्तों ये इरेगुलर चेंजेस है, ये कभी कभी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट होता है। तो ये होता है इरेगुलर, आकस्मिक परिवर्तन। ये हर बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं। सीजनल चेंजेस दोस्तों, आप लोग समझना, आप भी व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी हो, आप ये समझकर, ये इमेजिन करके इस टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि इमेजिन किया हुआ टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है दोस्तों। बाकी इसको रट्टा मारेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो आप भी व्यापारी हो, मैं भी व्यापारी हो, आप भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, मैं भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ। तो क्या कोरोना वायरस जैसा इरेगुलर चेंजेस हमारी एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्ट करेगा और प्रैक्टिकली आपको दिखाई दे रहा है। तो इरेगुलर चेंजेस आता है ट्रेड साइकिल में, व्यापार में। फिर सीजनल चेंजेस दोस्तों, कई कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनकी मतलब जो
जिसकी सीज़न होती है उसमें वो ज़्यादा सामान बिकता है। जैसे मान लो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का सामान, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा बिकते हैं, आइसक्रीम ज़्यादा बिकते हैं। फिर ठंडी में जो स्वेटर्स होते हैं, जैकेट होते हैं, ये सब ज़्यादा बिकते हैं। फिर बारिश में जो अम्ब्रेलाज है, रेन कोट है, ये सब ज़्यादा बिकते हैं। तो ये है सीजनल चेंजेस, ये तो एकदम ईजी है दोस्तों। These changes regularly occur in an economic activity with a changing season। ये बदलती हुई सीजन के साथ रेगुलर चेंजेस आते हैं। जैसे ही सीजन चेंज होगी डिमांड चेंज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स चेंजेस बाय सीजन एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज। कुछ चीज़ों की डिमांड, जैसे ही सीजन चेंज होगी तो कुछ चीज़ों की डिमांड में चेंज आएगा। अगर मान लो कि ठंडी आई है तो स्वेटर्स और इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ जाएगा। वैसे पूरे साल होता रहता है प्रोडक्शन, लेकिन वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा समर में। तो दोस्तों इस तरीके से ये सीजनल चेंजेस होते हैं कि सीजन बदलते ही कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएगी। अब तीसरा है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। दोस्तों ये चेंजेस ऐसे होते हैं जो लंबे समय में कंटिन्यूअस होते ही रहते हैं। जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलूँ कि हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी जो है, नई नई टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन, नई नई टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर, तो ये लॉन्ग रन चेंजेस है। नई नई टेक्नोलॉजी आती ही जाएगी, ये कभी बंद नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। सम चेंजेस अकर इन अ गिवन डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेंड। कुछ जो है ना वो ट्रेंड के तौर पर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। लॉन्ग रन रेगुलर चेंज, जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने ही वाली है, जैसे जैसे समय जाएगा नई नई टेक्नोलॉजी आएगी ही। These are directional changes which occur in an activity, for example some regular sales trends। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका सेल्स बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से हमारे इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है। अगर मैं आपको पूछूं कि आने वाले दिनों में एलईडी की जो डिमांड है इंडिया में, वो क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी। एसी की डिमांड क्या होगी? हाँ, कुछ चीज़ों की वजह से, इरेगुलर चेंजेस की वजह से शायद थोड़े समय के लिए उसके ऊपर इम्पैक्ट आए। बाकी अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि इंडिया में एसी की डिमांड, तो 138 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से ज़्यादातर लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग एसी लाएंगे, लोग फ्रिज लाएंगे, लोग वॉशिंग मशीन लाएंगे। इसलिए तो बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर अपना प्रोडक्शन कर रही है और इंडिया में आकर अपना सामान बेच रही है, क्योंकि इंडिया जैसा पॉपुलेटेड कंट्री और यहाँ पर लोगों की बढ़ती हुई इनकम वो दुनिया भर के व्यापारों को अट्रैक्ट करती है कि वो यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर डिमांड है दोस्तों। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए या तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से शायद डिमांड थोड़ी देर की वजह से या थोड़े समय के लिए शायद डिमांड कम हो सकती है, जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से और थोड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से कि जिसमें जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी मदद मिली नहीं है लोगों को, तो शायद इसकी वजह से डिमांड थोड़े समय तक कम रहेगी। लेकिन इंडिया जैसे देश में लंबे समय में डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती ही जाएगी। एसी का सेल्स बढ़ता ही जाएगा, फ्रिज का सेल्स, वॉशिंग मशीन का सेल्स, टू व्हीलर का सेल्स, फोर व्हीलर का सेल्स, ये सब बढ़ते ही जाएंगे। ये है लॉन्ग रन रेगुलर चेंजेस। तो दोस्तों 3 तरह के चेंजेस मैंने आपको समझाए। चौथा जो चेंजेस है वो समझना बहुत ज़रूरी है, साइक्लिकल चेंजेस, चक्रीय परिवर्तन। दोस्तों एक चक्र है जो चलता ही रहता है, और ज़्यादातर ये जो चक्र है ना वो जो लिबरल इकोनॉमी होता है, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि 1945 तक, मतलब पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो 2 इकोनॉमी थे वो एक अमेरिका था और एक सोवियत यूनियन था। अब दोनों के बीच में ना कोल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों। अब ये कोल्ड वॉर क्यों चल रहा था? कोल्ड वॉर मतलब होता है ठंडा युद्ध, मतलब दोनों के विचार मेल नहीं खाना, दोनों के विचारों में असहमति होना। तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, पर दोनों में लड़ाई थी। उस वक्त क्या हो रहा था कि ज़्यादातर देश अंग्रेजों के गुलाम थे, और ये जो 2 देश थे अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये क्या कर रहे थे? स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी थे। धीरे धीरे अंग्रेज पूरी दुनिया के जितने भी देश थे उनको आज़ाद कर रहे थे। अब अमेरिका की जो विचारधारा थी इकोनॉमी को चलाने की, अर्थव्यवस्था को चलाने की, उनकी विचारधारा थी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफियर ना करे इकोनॉमी में, और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही सब कुछ तय हो। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने हिसाब से तय करेगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, गवर्नमेंट उसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेगी। और दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन था, जिसको हम आज रसिया बोलते हैं, क्योंकि उनका क्या हुआ, विघटन हो गया दोस्तों, डिवाइड हो गए वो पूरे सोवियत यूनियन, जो पूरा संघ था, तो पूरा जो टेरिटरी था वो अलग अलग टुकड़े हो गए। उसमें सबसे बड़ा जो देश है आज वो रसिया है। तो दोस्तों जिसको हम रसिया के नाम से जानते हैं, वो जो सोवियत यूनियन था, उनकी विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी। वो क्या सोचते थे कि नहीं,
प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, इसलिए सब कुछ गवर्नमेंट की ऑनरशिप का, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के पास ही होगा, सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ज़्यादा डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं थी, डिमांड और सप्लाई का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट का होता था, प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करते थे, कितना प्रोडक्शन करना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करते थे। ऐसी जो विचारधारा होती है ना जिसमें रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है, मेन पावर गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करते हैं ऐसा इकोनॉमी में, इसको बोलते हैं सोशलिज्म, समाजवाद, साम्यवादी विचारधारा। एक तरफ थी पूंजीवादी विचारधारा कैपिटलिज्म अमेरिका, एक तरफ सोवियत यूनियन था। तो दोस्तों ये समझाने की बात सिर्फ मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों, ये कि कैपिटलिज्म जो इकोनॉमी होता है ना दोस्तों, वहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती है, वहाँ पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, और प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, डिमांड और सप्लाई का, ये मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही सब कुछ तय होता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। जबकि सोशलिज्म टाइप जो इकोनॉमी है वहाँ पर मार्केट फोर्सेस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वहाँ पर तो सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कुछ भी डिसाइड होता नहीं है। तो दोस्तों ये जो साइक्लिकल चेंजेस है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर करते हैं, कैपिटलिज्म टाइप ऑफ इकोनॉमी में। और आज पूरी दुनिया में सोशलिज्म को सब लोग छोड़ रहे हैं और कैपिटलिज्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जब भारत देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने ना कैपिटलिज्म अपनाया ना सोशलिज्म अपनाया, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म अपनाते तो अमेरिका के दोस्त बन जाते लेकिन सोवियत यूनियन के दुश्मन बन जाते, और अगर मान लो सोशलिज्म अपनाते तो सोवियत यूनियन के दोस्त बन जाते और अमेरिका के दुश्मन, क्योंकि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। और भारत कभी भी ये नहीं चाहता है, भारत कभी भी दुश्मनी नहीं चाहता है, भारत की विचारधारा बहुत अच्छी रही है और इसलिए हमें दोनों में से किसी की भी दुश्मनी नहीं चाहिए थी। इसलिए हमने पूरी दुनिया को तीसरा रास्ता दिखाया, और वो तीसरा रास्ता कौन सा था दोस्तों, आधा कैपिटलिज्म आधा सोशलिज्म। हमने अपनाया मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कैपिटलिज्म को भी इंपॉर्टेंस दिया था और सोशलिज्म को भी इंपॉर्टेंस दिया था। लेकिन जैसे जैसे भारत देश आगे विकास की राह में आगे बढ़ता गया तो हम भी हमारे इकोनॉमी को फ्री करते गए, हमारे देश में भी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस कम होते गए, और 1991 में हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की ये ज़रूरत थी, देश की हालत उस वक्त अच्छी नहीं थी, और इसलिए 1991 में हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में बदलाव किया, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है आर्थिक सुधार, वो कौन से थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और उसके चलते हम लोग हमारी इकोनॉमी को धीरे धीरे फ्री कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हटा रही है और हम इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी कर रहे हैं। इसलिए तो दोस्तों थोड़े साल पहले जो हमारे कंट्री में पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आज वो मार्केट ओरिएंटेड है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे हमारे देश में प्राइजेस जो डिसाइड होते हैं वो अब मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होते हैं, अब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी को फ्री छोड़ रही है। फ्री का मतलब होता है सब कुछ डिसाइड होगा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, डिमांड और सप्लाई के सामने अगर डिमांड बढ़ गई और सामने सप्लाई नहीं है तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिस इकोनॉमी में जो फ्री इकोनॉमी होता है, जहां पर मार्केट फोर्सेस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वहां पर हमें ये साइक्लिकल चेंजेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चक्रीय परिवर्तन। साइक्लिकल चेंजेस का मतलब एक चक्र चलता ही रहता है। कैसा चक्र? जैसे इंसान के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। सुख तो सबको पसंद है, दुख किसी को पसंद नहीं है, तो क्या इसका मतलब किसी को दुख नहीं आएगा? नहीं आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये इंसानी जीवन का जो परिवर्तन, जो एक चक्र है वो चलता रहता है। आप अपनाओ ना या ना अपनाओ, लेकिन सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना ही है। तो दोस्तों पर जब हमारे जीवन में सुख आता है तो क्या हमें पता होता है कि ये सुख कितने समय तक रहेगा? नहीं पता होता है। और क्या सुख के बाद जब दुख आता है तो क्या पता होता है कि दुख कितने समय तक रहता है? नहीं। वैसे व्यापार चक्र में भी, व्यापार जीवन में भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, और पता नहीं होता है कि ये सुख कितने समय रहेगा और दुख कितने समय रहेगा। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम इसको दूर करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वैसे ही व्यापार जीवन में जब दुख आता है तो गवर्नमेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है। कैसे?
तो व्यापार जीवन के जो सुख और दुख है उसका नाम है तेजी और मंदी। बहुत शब्द ये आपने सुना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जो व्यापार जीवन, जैसे हमारे जीवन में सुख और दुख शब्द है, वैसे व्यापार जीवन में व्यापार चक्र जो है, व्यापारिक परिवर्तन है, उसमें दो परिवर्तन आते रहते हैं, तेजी और मंदी। जैसे हमारे जीवन में सुख है तो व्यापार चक्र में, व्यापार जीवन में उसको तेजी बोलते हैं। तेजी में सब खुशहाल होते हैं। क्या होता है कि सब लोगों के पास जो लिक्विडिटी होती है हमारे देश में, सब लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं चीज़ों की, तो हमारे देश में क्या होता है कि सेल्स बढ़ता है, हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, लोगों का प्रॉफिट बढ़ता है, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बढ़ता है, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है, लोगों की इनकम और बढ़ती है, लोग और ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो डिमांड बढ़ने की वजह से तेजी आती है दोस्तों। मेन फैक्टर है डिमांड। जब हमारे देश में डिमांड बढ़ेगी तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे या तो जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो नया नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो नई नई फैक्ट्रियां स्टार्ट होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोड्यूसर्स का, लोगों को काम मिला है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। इसको बोलते हैं तेजी। ये व्यापार जीवन का सुख है। और आपने बहुत बार सुना होगा, और खास करके इस कोरोना वायरस के समय में सुना होगा कि पूरे व्यापार जगत में मंदी आ गई है। मंदी का मतलब ये होता है जब डिमांड बहुत कम हो जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, या तो होने के बावजूद लोग खर्च नहीं करते हैं, लोग डिमांड नहीं करते चीज़ों की। और अगर जब डिमांड नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स अपना प्रोडक्शन क्या कर देंगे, जो फैक्ट्री वाले अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको काम में से निकाल देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, वो लोग भी अपना खर्चा करना कम कर देंगे, तो वापस डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा, देश का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दोस्तों कितना बड़ा दुख है ये। तो रिसेशन, मंदी, ये व्यापार जीवन का दुख है। तो जैसे हमारे जीवन में सुख दुख चलता रहता है, वैसे व्यापार जीवन में तेजी और मंदी चलती रहती है। तेजी में डिमांड बहुत बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सेल्स बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ बढ़ जाता है। और मंदी में क्या होता है दोस्तों, मंदी में पहले डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी। बहुत आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाया। जैसे हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र है, वैसे व्यापार जीवन में तेजी मंदी का चक्र चलता ही रहता है। जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से मंदी है, थोड़े समय के बाद तेजी आएगी, लेकिन कब आएगी कोई नहीं बोल सकता है। दुनिया का कोई भी इंसान, दोस्तों मैं हूँ या दुनिया का कोई भी बड़ा पंडित हो, कोई भी बड़ा अर्थशास्त्री हो, ये बता नहीं सकता है कि कब तेजी के बाद मंदी आएगी और कब मंदी के बाद तेजी आएगी। हाँ, अनुमान सब लोग लगा सकते हैं, फॉरकास्ट सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे आप अपने जीवन में बता सकते हो दोस्तों कि अभी सुखी हो तो दुख कब आएगा वो आप बता सकते हो, कभी भी आ सकता है। और अगर अभी दुखी हो तो सुख कब आएगा बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो वैसे ही व्यापार जीवन में तेजी और मंदी कब आएगी और कितने समय तक रहेगी ये कोई नहीं बता सकता है। तो ये है साइक्लिकल चेंजेस, उसके 4 फेजेस है। क्या है दोस्तों, देखते हैं। साइक्लिकल चेंजेस, डायनेमिक फ्लक्चुएशन अराइजिंग इन इकोनॉमी ओवर इट्स लॉन्ग रन ग्रोथ owing to upward swing in growth and economic and दोस्तों यहाँ पर मैंने आज आप लोगों को एक ही साथ समझाने के लिए क्या किया है, मैंने एक ही जो मतलब स्लाइड है उसमें मैंने समझा दिया। तो बहुत छोटे हैंडराइटिंग, अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप टेक्स्ट बुक लेना। तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि ट्रेड साइकिल में, मतलब लॉन्ग रन में हमारे देश में कभी क्या होता है, अपवर्ड स्विंग आता है, कभी डाउनवर्ड स्विंग आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। कभी हमारे देश में डिमांड बहुत बढ़ जाती है तो तेजी आती है, और कभी थोड़ी समय के बाद डिमांड बहुत कम आ जाती है तो मंदी आ जाती है। तो ये डायनेमिक फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और उसकी वजह से ट्रेड साइकिल के जो 4 फेजेज है वो आते हैं। कौन से 4 फेजेस, तो पहले तो ट्रेड साइकिल की डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। ट्रेड साइकिल इज एन इंटरवल दैट एम्ब्रेसेस अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड टाइम एंड डिप्रेशन, बैड टाइम्स। अच्छा समय और खराब समय का बार बार, अच्छा समय का और बुरा समय बार बार आना, उसको बोलते हैं व्यापार चक्र। फिर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू हॉट ट्रेड,
ट्रेड साइकिल आर कंटिन्यूअस फेजेस, देखो क्या लिखा है दोस्तों, कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था है उसमें बार बार अच्छे समय और बुरे समय का जो चक्र चलता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, व्यापार चक्र, उसको बोलते हैं हम ट्रेड साइकिल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेड साइकिल, दैट डिपिक्ट्स डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं अर्थव्यवस्था में। दे डिपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी, पॉजिटिव चेंजेस मतलब बूम और नेगेटिव चेंजेस मतलब रिसेशन और डिप्रेशन। देयर अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं दोस्तों तेजी और मंदी के पीछे। जैसे अभी मंदी है तो उसके वजह सबसे बड़ा फैक्टर आपको पता ही है, कोरोना वायरस। और फोर्थ, ट्रेड साइकिल्स हैव वेरियस phases एंड ईच फेज डज नॉट लास्ट फॉर अ यूनिफॉर्म पीरियड। देखो दोस्तों ये व्यापार चक्र होता है, उसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। कौन से फेजेस, मान लो दोस्तों एक ऐसा फेज है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हाईएस्ट पिक के ऊपर। तो डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सेल्स बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं बूम। बूम मतलब बहुत ज़्यादा तेजी। अब दोस्तों ये फेज जो है ना वो लंबे समय तक, मतलब एक समय के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, बस उसके बाद अब पता नहीं ये कब खत्म होगा, लेकिन खत्म तो होगा। तो उसके बाद क्या होगा, कुछ चेंजेस की वजह से क्या होगा कि लोग अपनी डिमांड थोड़ी थोड़ी कम कर देंगे। डिमांड कम करने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सेल्स कम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसके बाद जो आएगा, बूम के बाद आएगा रिसेशन। रिसेशन का होता है मंदी, रिसेशन का मतलब होता है मंदी। लेकिन दोस्तों इस मंदी से अगर बचना है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। जब भी मंदी आती है तो गवर्नमेंट को एक्टिव रहना पड़ता है कि ये रिसेशन डिप्रेशन में ना कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों डिप्रेशन मतलब एक गहरा सदमा, जो हम लोग बोलते हैं कि ये इंसान डिप्रेशन में चला गया। वैसे अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में चले जाती है तो क्या होता है कि जो थोड़ी थोड़ी डिमांड कम होती है वो ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाती है। डिमांड जब बहुत कम हो जाती है तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, सेल्स बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। लोग नई फैक्ट्रियां स्टार्ट करना तो छोड़ो, जो फैक्ट्री चालू होती है वो बंद हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है। और इसकी वजह से डिप्रेशन से बाहर आने में 5-10 साल लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए रिसेशन के वक्त ही गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट क्या करेगी डिप्रेशन से बचाने के लिए, तो दोस्तों जिस वक्त रिसेशन आता है ना उस वक्त गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करने लगती है। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी तो इससे क्या होगा, दोस्तों इकोनॉमी में जब किसी का खर्चा होता है तो दूसरे की इनकम होती है। गवर्नमेंट का खर्चा पब्लिक के लिए इनकम होती है। गवर्नमेंट खर्चा करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए तो हमारी इनकम हुई। गवर्नमेंट खर्चा करती है सब्सिडी देने के लिए, गरीबों के लिए योजना बनाने के लिए, तो हम सब लोगों के लिए जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए इनकम हुई। और गवर्नमेंट की जो इनकम है टैक्सेस, वो हमारे लिए खर्चा है। तो रिसेशन के वक्त क्या करेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी, कर्जा करके भी खर्चा करेगी। गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगी तो मार्केट में सब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ाएंगे तो रिसेशन से हम लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वापस बूम की ओर आ जाएंगे। लेकिन कई बार बूम के बाद रिसेशन, और रिसेशन के बाद अगर मान लो गवर्नमेंट सिचुएशन नहीं संभाल पाती है या तो युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं जैसे अभी है इंडिया चाइना के बीच में, तो हमारे जो रिसोर्सेज है वो प्रोडक्शन की जगह युद्ध में लग जाएंगे और इसकी वजह से हमारा देश डिप्रेशन में भी जा सकता है। हम बोल नहीं सकते कि जाएगा, लेकिन जा सकता है। जब दो देशों के बीच में युद्ध हो या तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े बैंक उठ जाए। अमेरिका में ऐसा हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी मंदी 1929, द वर्ल्ड्स ग्रेट डिप्रेशन। 1929 में द वर्ल्ड्स ग्रेट डिप्रेशन, विश्व की सबसे गहरी मंदी अमेरिका में 1929 में थी और पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट हुआ था दोस्तों। क्योंकि जब एक देश में मंदी आती है तो वो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम कर देते हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो दोस्तों बूम में सब कुछ ज़्यादा होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, सेल्स बहुत ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट तेजी, ये सबसे अच्छा समय होता है व्यापार के लिए। फिर उसके बाद रिसेशन, उसके बाद डिमांड थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम, सेल्स थोड़ी थोड़ी कम, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा कम। उसके बाद डिप्रेशन अगर आ गया तो डिमांड बहुत ही कम, प्रोडक्शन बहुत ही कम, सेल्स बहुत ही कम, प्रॉफिट बहुत ही कम, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही लोवेस्ट लेवल पर और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ये बहुत ही खराब सिचुएशन है इकोनॉमी को और यहाँ पर गवर्नमेंट को संभालना होगा इस सिचुएशन को। और लास्ट में दोस्तों बहुत ही बुरा समय आया, अगर बहुत ही बड़ा दुख आया हमारे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा दुख आ गया, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे हम उस दुख से बाहर निकलेंगे तो इकोनॉमी में क्या आएगी, रिकवरी आएगी।
ये स्लाइड में कट गया है दोस्तों, दिख नहीं रहा, आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। डिप्रेशन के बाद आती है रिकवरी। रिकवरी के बाद डिमांड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, सेल्स थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, और रिकवरी के बाद वापस बूम, बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद नहीं संभाला तो डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी, रिकवरी के बाद बूम, बूम के बाद रिसेशन, रिसेशन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद रिकवरी। जैसे इंसान के जीवन में सुख और दुख का चक्कर चलता रहता है, वैसे व्यापार में भी सुख और दुख, तेजी और मंदी का चक्कर चलता रहता है। आशा रखता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोरोना वायरस की वजह से आज चल रही है मंदी, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए रखते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।